दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस। दोस्तों आपका स्वागत है प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। वैसे तो उस विषय की कोई औकात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, परंतु कुछ लोगों के नज़र में वो विषय बहुत बड़ा है और बहुत कुछ है। उस ऐसे विषय हैं ये जिन्होंने बड़े बड़े कांड करवा दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे एनबीएफसी और बैंक के जो रिकवरी एजेंट होते हैं इनके बारे में दोस्तों। और जिनको मैं आपको मालूम ही है, इनका नाम मैंने रखा है पालतू कुत्ते। ठीक है, तो इन लोगों से सबसे पहली बात तो यह है, जब आपकी एक ईएमआई बाउंस होती है तो आपका केस हल्की रिकवरी में होता है। आम बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूं आपको मैं, तो आपसे थोड़ी सी पोलाइटिक प्यार से बात की जाती है। दूसरी में हल्का सा हार्ड, तीसरी में और हार्ड, या बिल्कुल ही आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, फिर उस केस को बैंक या एनबीएफसी कंपनी उठाकर एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को दे देती है, जो इसका पूरा कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। इनके पास दोस्तों कई सारे बैंकों के इस तरीके के कॉन्टैक्ट लिए हुए होते हैं। हालांकि वो कॉन्टैक्ट कोई लिखा पढ़ी में नहीं होते हैं, क्योंकि लिखा पढ़ी में इसलिए नहीं है क्योंकि वो लीगल नहीं है, अलीगल है। अलीगल टेंडर या कॉन्टैक्ट लेना और हमारे देश में देना गैर कानूनी है, अपराध है दोस्तों। परंतु छुप छुपाते हुए कुछ बहुत कम एजेंसियां हैं जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं या जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग करी हुई है। उन कंपनियों को अगर ये लोग इस तरीके के डिफॉल्ट वाले केस देते हैं तो उनका सिस्टम रिकवरी करने का अलग है। वो लोग सब थोड़े समझदार किस्म के होते हैं, वो आपसे बदतमीजी बात नहीं बोलेंगे। लेकिन जो ये गुंडे हैं, जिनको मैं पागल कुत्ते बोलता हूं, क्योंकि एनबीएफसी या कोई भी बैंक इन गुंडों को भी आगे पीछे लगा देता है, तो इनकी जो अभद्र भाषा है, ऐसी भाषा बोलने का किसी को भी आपसे कोई अधिकार नहीं है। गलत बात करने का आपसे किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी बोलता है या गलत करता है, गाली गलौज करता है, दोस्तों उसी की भाषा में उससे आपको बात करनी है। सर नहीं करना है। ये कोई सर्वर नहीं होते हैं, इनकी औकात 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं होती है दोस्तों। और इन 2 कौड़ी के लोगों को आप लोग इतनी इज्जत दे देते हो और इनसे तमीज से बात करते हो, ये बदतमीजी बोलते हैं और आप सर बोलते जाते हो, तो उनके दिमाग और ज्यादा छठे आसमान पर पहुंच जाते हैं। आम आदमी को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। आम आदमी को लगता है कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या हो जाएगा, मेरे से लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, अब तो मेरी जेल होना पक्की है, और जो ये लोग मुझे फोन कर रहे हैं ये तो मुझे जेल ही करा देंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसा अधिकार है, ना कोई ऐसा राइट है जो आपको ये किसी प्रकार की जेल करा दें। हालांकि आपको ये धमकाएंगे कि तुम्हारे ऊपर 302 का मुकदमा लग जाएगा, 307 का लग जाएगा, 420 लग जाएगी। अरे 420 मुकदमा क्या है वो आप सब जानते हैं। 302, 307, 302 धारा सबसे बड़ी है हमारे देश में, जिसमें आपने कोई आदमी मार दिया, 302 उस धारा को बोलते हैं। 307 जिसको आपने मारा और व्यक्ति बच गया तो उसको 307 बोलते हैं। अब इसमें ना तो आपने किसी को मारा है, ना आपने कोई 420 करी है लोन लेते समय, ना कोई इस तरीके का काम करा है, तो ये सारी धाराएं आपको कैसे लग जाएंगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये आपका फुद्दू बनाते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं, आपको पागल बनाते हैं। इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है, जो उनसे आपके समझ में आ जाए। तो इनकी फालतू की बकवास में आपको आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इन पालतू कुत्तों से मैं कह देना चाहता हूं कि किसी भी शरीफ आदमी को गलत तरीके से कानून के अंतर्गत ही बात करें, उससे गलत लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। परंतु ये पागल कुत्ते ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये आपके ऊपर भौंकेंगे, ठीक है ना। ये खुजली वाले कुत्ते आप पे भौंकेंगे। और लेकिन आपको मालूम है ना कि जब कोई हाथी चलता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो भौंकने दो, हाथी पर क्या फर्क पड़ता है, हाथी चलता चले जाता है। तो इनकी बातों को आपको बहुत ज्यादा डीपली टेंशन में नहीं लेना है कि आप सोचे जी अरे यार ऐसा फोन आ गया, और दिन में आपके 10, 20, 50 जितने भी इनको मन करेगा फोन करेंगे, नए नए नंबर से फोन करेंगे। तो सबसे बड़ा मैं सिस्टम आज आपको बताता हूं,
इनके फोन आपको रिसीव नहीं करने हैं। आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ये फोन कहां से आ रहा होगा। रिसीव मत करो। रिसीव कर लिया, जैसे ये बोले मैं ऐसे बोल रहा हूं, तुरंत काट दिया, नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। कितने नंबर से करेंगे, सारे नंबर ब्लैकलिस्ट कर दो इनके। तो ये सिर्फ इनका काम है बैंक और एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देना, और वो रिकवरी करके देने में आपको ये धमकाएंगे, डराएंगे, आपसे उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको बदमाशी दिखाएंगे, कैसे करके भी आपसे उनको पैसा निकलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये सब बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लिए नहीं करते हैं, ये आपके लिए नहीं करते हैं, उसमें छुपी है इनकी मोटी कमीशन। अपनी कमाई के चक्कर में ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। बाकी ऐसा नहीं फ्री में काम कर रहे हैं, एनबीएफसी बैंक से फ्री में काम करवा रहे हैं, पैसा देते हैं उनको वो लोग, क्योंकि उनके पास इतने काम है कि वो इस तरीके की टीम नहीं रख सकते। और ना ऐसी टीम बदमाश गुंडों वाली कोई टीम रखना बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कानूनी अपराध है। क्योंकि हमारे देश में सबसे ऊपर हमारा कोर्ट है, हमारा कानून है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का भी कोई इस तरीके का छोटा कांड करे, बड़ा करे, तो उसके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई होती है और कोर्ट में केस चलता है दोस्तों। परंतु मैं आज आपको एक बात बता दूं, लोन का डिफॉल्ट होना एक सिविल का रॉन्ग है, सिविल का मैटर है। इसमें पुलिस का कोई भी रोल नहीं है किसी प्रकार का, और किसी प्रकार का इसमें क्राइम नहीं हुआ है, और आपको इसमें जेल नहीं होगी। सिर्फ चेक बाउंस अगर आपका करा देंगे या ईसीएस, तो आपको जरूर जमानत करानी पड़ेगी। उसमें भी आपको एकदम तुरंत प्रभाव से जेल नहीं होगी, उसमें भी केस चलने में 20, 25, 30 साल तक लग जाएंगे आपको। उसके बाद आप केस हारोगे, तब की बात हो, बात की बहुत लंबा मैटर है। फिलहाल आपको किसी प्रकार की जेल नहीं होगी कोर्ट से। अगर इतना आसान होता कोर्ट से इनको जेल करा देना एक आम आदमी को, या कोर्ट से मुकदमा जीतना इनके लिए इतना आसान होता है, वो आज केस डाला, एक हफ्ते में फैसला आ गया, तो फिर तो ये लोग क्या नाम है, फिर इन पागल कुत्तों को तुम्हारे पीछे क्यों लगाते? फिर तो सीधे जाते कोर्ट में, जज साहब के सामने अपनी परेशानी धरते, और जज साहब कह देते हैं दे दो पैसे। हालांकि जज साहब को पता है कि ये बैंक एनबीएफसी कंपनी जो कह रही है वो सही कह रही है, इस व्यक्ति ने लोन लिया है, लेकिन जज साहब के सामने जब आप अपनी परेशानी रखोगे कि साहब आप ये तो कह ही नहीं सकते कि इनसे लोन नहीं लिया है, और ऐसा कहना भी मत, क्योंकि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारे पेपर है, आपके खाते में पैसा पक्के में गया है। ये झूठ बोलना भी मत कोर्ट जज साहब के सामने, सत्य बोलना, कहना हाँ जी इनसे पैसा लिया है, पैसा ले लिया है, मैं दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि ना मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। जिस समय इन्होंने मुझे लोन दिया था उस समय मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तभी इन्होंने मुझे लोन दिया था जज साहब, और अब मैं इनका पैसा नहीं दे पाऊंगा, या दे पाऊंगा तो 5,000 महीना दे पाऊंगा, 4,000 महीना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो जज साहब बोलेंगे जी इनका पैसा लिया देना जरूरी है, अब तुम जल्दी से जेल पे जाओ ना, फांसी पे चढ़ा दो। बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे जज साहब ऐसा, वो हमसे बहुत ज्यादा दिमाग में तेज है, उनको मालूम है किसी की लीगल स्थिति खराब हो गई है, तो इस मैटर में जज साहब उसे जेल की सजा नहीं सुना सकते। जज साहब भी कोशिश करेंगे भाई कोई समाधान निकालो या इनको समय दो, और आप पे बिल्कुल भी नहीं होगा तो आपको लगभग ये समझ लो कि छोड़ दिया ही जाएगा, तारीखें चलती रहेंगी आपकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज है, कोई क्राइम हुआ नहीं दोस्तों इसमें। अगर क्राइम होता तो जरूर आपको जेल होती, तो पुलिस का रोल आया था। कोई क्रिमिनल केस में ही पुलिस का रोल होता है, और लोन डिफॉल्ट के केस में दोस्तों कोई किसी भी प्रकार का पुलिस का रोल नहीं होता है। अब आप लोन की ईएमआई बाउंस हो गई तो कौन सी फैक्ट्री में आग लग गई, या कौन सा बम फट गया है, या कहां पर रोड जाम हो गया? ईएमआई बाउंस होना क्या इस तरह की घटना हुई क्या, या किसी का मर्डर हो गया ईएमआई बाउंस होते ही? तो जब ये सब कुछ हुआ ही नहीं है तो पुलिस का रोल क्या इनकी रिकवरी करके देना थोड़ी है बैंक एनबीएफसी कंपनी का। भाई पुलिस का काम ये तो है नहीं कि वो जाएगी और जो उसने पैसा नहीं दिया और उसके घर जाकर के और उससे पैसे मांगेगी, ये वर्क पुलिस का नहीं है दोस्तों। पुलिस का काम है झगड़ा कहीं हो गया वहां सुलझाओ, कहीं गलत काम हो रहा है वो सुलझाओ, शराब अवैध वसूली हो रही है वो सुलझाओ, कहीं पर गलत तरीके की चीजें बेची जा रही हैं अफीम वगैरह वो जाकर देखे पुलिस, रास्ते में जाम, रोड को जाम, एक्सीडेंट हो गई, ये काम पुलिस का है। पुलिस का काम किसी बैंक वाले का या किसी एनबीएफसी वाले कंपनी का पैसा दिलाना या उसकी रिकवरी करना नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला आपके पास वह वर्दी आपको थाने बुलाता है या आपको उसके पास वो आपके पास आता है आपको धमकाता है कि इनका पैसा दे, तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है। वो तो समझ लीजिए कि पुलिस वाले को जिन्होंने खिलाफ ला दिया पैसा तो वो उनकी बातों में आगे आ गया है, तो उस पुलिस वाले की वर्दी भी उतर सकती है, क्योंकि इसमें उस पुलिस वाले का बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है दोस्तों। सिविल मैटर में पुलिस का कोई रोल नहीं होता है।
इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का मैटर होता है। अगर आपका चेक या ईसीएस बाउंस हो गया है, उसमें अगर आप तारीखों पर नहीं जाओगे और आपको भगोड़ा घोषित कोर्ट कर देगी नोटिस भेजने के बाद, तो जरूर पुलिस आपको ढूंढेगी और पकड़ के जज साहब के सामने पेश करेगी, जज साहब के ऑर्डर पे। हालांकि चेक बाउंस होना जो है वो भी एक सिविल और क्राइम दोनों ही तरीके का मिला जुला मैटर है। तो उसमें जो है पुलिस का रोल तब आता है जब लगातार आपको संबंध आ रहे हैं घर पे आपके और पुलिस आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, तो फिर जज साहब पुलिस को बोलेंगे ढूंढ के लाओ उसको मेरे सामने पेश करो। फिर उसमें आपकी जमानत तो तब भी हो जाएगी, लेकिन कोर्ट की अवहेलना करना है, कोर्ट की एक तरीके की बेइज्जती मानी जाएगी कि कोर्ट इसको बुला रहा था और ये आया नहीं। तो 14 या 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए हो सकता है कि आप जेल चले जाएं या न्यायिक हिरासत में चले जाएं। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। चेक बाउंस होते ही तुरंत जाएं और जज साहब के सामने सारी बात को रखें कि इस तरीके से मैंने इनसे लोन लिया था, इन्होंने मुझसे एडवांस में चेक ले लिए थे और जब मैं पैसे नहीं भर पाया तो उन्होंने चेक लगा दिए। जज साहब को भी पता है इस बात का कि जो लोन लेते हैं उसके लोग चेक ले लेते हैं और बाद में ये लगा देते हैं। हालांकि पीडीसी चेक लेना, एडवांस में चेक लेकर रखना, ये इंटेंशन दिखाता है इनकी गलत है, ये गैर कानूनी है। वैसे तो ये कानून के हिसाब से सही नहीं है। चेक देने का मतलब यह है कि हमने चेक आज दिया तो आज की डेट डाल दी और कल जाके पैसा हमारे खाते से निकाल ले, ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि आज हमको लोन दे रहे हैं और उनको हमने 5 चेक दे दिए, 4 साल तक किस्तें भरते रहे, उसके बाद किस्तें नहीं भर पाए और फिर ये चेकों को लगा दे। ये काम गैर कानूनी है। परंतु ये चीज सिद्ध करना कोर्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये अंदर खाने जज साहब इन बातों को माइंड से समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा, उनको पता होता है, तो वो उस हिसाब से ही उस केस को चलाते हैं। उनको मालूम है इस बात के बारे में, क्योंकि वो ऐसे केस हजारों लाखों देखते हैं डेली के। एक तो ऐसा केस एक तो आता नहीं उनके पास। और चेक बाउंस के मुकदमे लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। इसमें मैं आज लिख के दे सकता हूं, चेक बाउंस के अगर 100 मुकदमे होते हैं कोर्ट में तो उसमें 90 मुकदमे फर्जी होते हैं। वो 90 मुकदमे ऐसे होते हैं ब्याज पे किसी ने पैसा ले लिया, फिर वो पैसा नहीं भर पाया तो उसने चेक लगा दिया। बैंक से लोन ले लिया, एनबीएफसी से लोन ले लिया, पैसा नहीं भर रहा, उसने चेक लगा दिया। रियल में चेक बाउंस होने वाले मुकदमे कि चेक दिया, सामान लिया और वो बाउंस हो गया, ऐसे मुकदमे मुश्किल से मुश्किल 10-20% ही है दोस्तों। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, पागल कुत्ते तो थे ही अब तक इसमें, अब इन्होंने कुछ महिलाएं भी लगा रखी हैं जो बहुत बदतमीज तरीके से बोलती हैं कस्टमर से। उन महिलाओं को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी किसी मर्द से या लेडीज से बदतमीजी भाषा में बात ना करें। हमारे देश में नारी का सम्मान होता है और नारी के सब मुंह से ऐसे गंदे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। ये ऐसी ऐसी गंदी गालियां देती हैं ना जो ये लगाई हैं इन्होंने, क्योंकि अब लेडीजें भी महिलाएं भी लगा ली है इन्होंने इस काम में। अभी तो पागल तो कुछ मैं पालतू कुत्ता कहता हूं ना, उसी काम में इन्होंने महिला लगा ली है। अब उनका नाम मैं रख दूंगा पालतू। समझ जाओ दोस्तों आगे क्या है। अब मैं महिलाओं की थोड़ी इज्जत करता हूं इसीलिए मैं उनको पालतू के आगे मैं बोल नहीं रहा हूं, परंतु वो समझ ले अगर उन्होंने अपनी हरकतें बंद नहीं करी या ऐसे काम नहीं छोड़े तो उनका नाम भी पालतू कुत्ता इनका नाम है, तो उनका नाम रख दूंगा पालतू। बस समझ गए ना क्या हो कह सकता हूं मैं आगे, मगर मैंने कहा नहीं दोस्तों, ठीक है। अब अगली लाइन जो मैं बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुन लें, आप लोग भी सुन लें और इनके घर वाले भी सुन लें इन महिलाओं के, और खासकर सुन लें इनके पति अगर शादीशुदा हैं तो। आप अपनी बीवी को ऐसे काम पे लगाते हो तो आप सिर्फ पैसे के लालची हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। क्योंकि इस तरीके के काम पर लगाने के बाद जब वो कस्टमर को फोन करती हैं, गलत गालियां बकती हैं, तो उधर से वो कस्टमर भी उनको उल्टी सीधी गालियां बक देता है गुस्से में। बहुत से लोग ऐसे ही सिर्फ रहे हैं वो भी बोल देते हैं उल्टा, जो लोग जानकारी रखते हैं। कुछ लोग तो मैडम मैडम करते हैं, कुछ लोग बदतमीजी जब उधर से सुन वो ही बोल देते हैं। तो ऐसे परिवार वाले अपनी घर की लड़कियों को, बेटियों को, अपनी वाइफों को ऐसे काम पे ना लगाएं जहां उनका मान सम्मान भी खराब हो और दूसरे का मान सम्मान भी खराब करें। तो उनका नाम मैं फिर रख दूंगा वही, ठीक है। और दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इनसे पालतू कुत्तों से, ठीक है ना। अगर ये आपको एक गाली पे कहने आप 4 बको और उसके बाद भी अगर ये आपसे बात आपसे नहीं मानते हैं, आपका भाई परवीन शर्मा आपकी पूरी मदद करेगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों के, एक भी मिनट मत घबराना, ठीक है। इनके दबाव में आके, इनके परेशानी में आके, इनके फोनों से किसी प्रकार की आपको आत्महत्या नहीं करनी है, ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी आपका भाई लेता है। अगर आपका ये कुछ कर दें इस फोनों से, ये सिर्फ फोन में भोंकेंगे, उसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल औकात नहीं है।
और ज्यादा बोले, आप घर पे आए फालतू बकवास करें, और जब तक जैसी भाषा में बात करें वैसी भाषा में आप इनसे बात करें, और ज्यादा बदतमीजी बोले एक मारे लात घुमा कर निकल घर से फाड़ साले, ठीक है, ऐसे बोले, बदतमीजी बोले एकदम, इसको निकल साला, ठीक है दोस्तों, यही लैंग्वेज में इनसे बात करनी है। ये ऐसी ही भाषा समझते हैं दोस्तों, प्यार की भाषा इनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई होती है। तो मैंने आपको ट्रेनिंग दी है इस तरीके की कि आपको इस तरीके से इनसे बात करनी है। हाँ, ढंग से बात करें, ढंग से बात करो, ढंग से बात वैसे करेंगे नहीं, आपसे 100% लिख के दे सकता हूं, क्योंकि आदत ऐसी पड़ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, पागल कुत्तों से घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु वो जो पागल, आगे बोला नहीं मैंने, पागल कुत्ते जो महिलाएं हैं उनको मैं क्या बोल सकता हूं, पागल, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि महिलाओं की इज्जत करता हूं इसलिए। लेकिन अगर ये नहीं सुधरी, इनकी बदतमीजियां कम नहीं हुई, तो मुझे फिर मजबूरी में इनके नामकरण मुझे करना होगा दोस्तों। वीडियो 15 मिनट 53 सेकंड की हो गई है, और अब इस वीडियो को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हर आदमी इस वीडियो को देखे, और एक भी आदमी आत्महत्या करने से बच जाता है मेरी ये वीडियो देखकर, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा दोस्तों। और हमारी सरकार बिल्कुल ध्यान दे इस चीज पर, जो महिला समूह जो लोन बटे हैं, जो लोग लेडीज वापस नहीं कर पा रही हैं, उनके लोन सरकार माफ कर दे, किसानों के साथ साथ उनके लोन भी माफ करे, क्योंकि वो महिला बड़ी परेशान है। ऐसी महिला बहुत सारी हैं जिनके पतियों ने या उनके परिवार वालों ने उनके नाम पर लोन ले लिए हैं, तो वो अब परेशान है। तो जो भी सरकार, अब हमारी नई सरकार आने वाली है 4 तारीख को, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, जो भी आएगी, तो वो सबसे पहला काम ये करे। नमस्कार दोस्तों।